वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए यूटेरिया पब्लिकेशन से सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 3 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 2 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना किसने कहा था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कानपुर में 1924 में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1913 में गठित गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1913 में गठित गदर पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था? महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था फिनिक्स फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए। यह आश्रम 1904 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें ए और बी सही है। शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य था। पहली बार मध्यम और व्यापारी वर्ग की भारी भागीदारी रही। अगला प्रश्न है, दिल्ली समझौता 1932 पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दिल्ली समझौते 1932 पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह को पहली बार सांप्रदायिक पुरस्कार के माध्यम से विधानसभा में आरक्षित सीट दी गई थी? तो दोस्तों वह समूह थे मुसलमान, एंग्लो इंडियन तथा अल्पसंख्यक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने दिया था? मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों वह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कैबिनेट मिशन योजना के बारे में जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान की स्वीकृति। बाकी दोनों कथन सही हैं। अंतरिम कैबिनेट की स्थापना तथा संविधान निर्माण का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम अफगान युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम अफगान युद्ध के दौरान भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने पंजाब क्षेत्र में कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महलवाड़ी प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत में पहला राजनीतिक संगठन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पहला राजनीतिक संगठन था इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहला राजनीतिक संगठन इंडियन एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित अखबारों को उनके संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए।
चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे मोतीलाल घोष। बी का मिलान हो जाएगा 2 से केसरी से लोकमान्य तिलक का हो जाएगा। सी का मिलान हो जाएगा 3 से हिंदू अखबार के संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से इंडियन मिरर का हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन 1928 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह चारों के चारों सदस्य थे भगत सिंह, सुखदेव थापर तथा चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध में स्थित है? हड़प्पा संस्कृति का जो स्थल सिंध में स्थित है वह है मोहनजोदड़ो तथा चुनहुद्रो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवद गीता। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली? तो दोस्तों वह ग्रंथ था दीपवंश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुंग काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल के दौरान अदालत की भाषा क्या थी? गुप्त काल के दौरान अदालत की भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट की सही से उत्तर का चयन करें। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से ईंट से बना मंदिर जो कि भीतर गांव में है। बी का मिलान हो जाएगा 2 से दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में स्थित है। सी का मिलान हो जाएगा 4 से शिव मंदिर मढ़ा में स्थित है। तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से विष्णु मंदिर जो कि एरन में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से मुगल प्रशासन में मदद ए मास प्रचलित था? मुगल प्रशासन में मदद ए मास प्रचलित था विद्वानों को राजस्व मुक्त अनुदान भूमि से। अगला प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए कथन में से कौन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों गलत दिए गए हैं। अब्दुल रज़ाक जो कि देवड़ा द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। निकोलो कांटी देवड़ा प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। बारबोसा कृष्ण देवराय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है। शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाया गया था? शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस शासक से मेल खाता है? पहला है दीवाने अर्ज की स्थापना, दूसरा है जिले ए इलाही की उपाधि, तीसरा है रक्त और लौ की नीति। तो दोस्तों यह तीनों कथन है गियासुद्दीन बलबन के बारे में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिकहात, दारुल सफ़ा। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अपसादी चट्टान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। अपसादी चट्टान जो कि प्रदर चट्टान होती है, इसमें जीवाश्म एवं खनिज तेल पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर नामक अपसादी पत्थर का उपयोग लाल किला को बनाने में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? जो कथन सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, मेसेटा पठार इथोपिया, जो कि गलत दिया गया है। मेसेटा का पठार दक्षिणी यूरोप के आइबेरिया प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में स्पेन में स्थित एक पठार है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। और जॉर्ग का पठार यूएसए में है, सान पठार म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक्वापोनिक कृषि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? एक्वापोनिक कृषि के संबंध में जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। इस कृषि पद्धति के तहत फसल उत्पादन और पौधारोपण अलग अलग किया जाता है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। एक्वापोनिक कृषि के तकनीक के माध्यम से लवणीय मृदा वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन किया जा सकता है। एक्वापोनिक कृषि के तहत उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान निम्न में से कितना होता है? महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान होता है 17.2 सेल्सियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए गलत कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होता है। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होता है। सूर्य में उत्पन्न सौर कलंकों के पश्चात पृथ्वी पर सूर्य ताप की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दिन और रात किस अक्षांश पर बराबर होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्रति चक्रवात के संबंध में जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 गलत है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होने के कारण हवा अंदर की ओर चलता है, जो कि गलत दिया गया है। प्रति चक्रवात का मौसम संबंधी परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यह भी कथन गलत दिया गया है। जो सही है वह है इसकी गति 30 से 35 प्रति घंटा की चाल से चलता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 9725 पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 1 और 2 सही हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं। और तीसरा में दिया गया है, दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है, जो कि गलत दिया गया है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ना कि झारखंड का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानों के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं? भारत में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानों के उदाहरण है कुरोप्पा समूह, छोटा नागपुर तथा धारवाड़। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट आपस में मिलती है, जो कि अलकनंदा की 2 धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से
गलत कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसमें गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी, पालकोंडा पर्वत केरल राज्य में स्थित है, जो कि गलत दिया गया है। पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि नीलगिरी तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए। भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, जबकि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो दोस्तों भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में केसरिया का प्राचीन स्तूप निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है मौर्य राजवंश से। अगला प्रश्न है, बिहार में अंग्रेजों को सोडा के व्यापार में एकाधिकार किसने प्रदान किया? बिहार में अंग्रेजों को सोडा के व्यापार में एकाधिकार प्रदान किया मीर जाफर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत अप्रभावित था? 1857 के विद्रोह से बिहार का जो क्षेत्र अप्रभावित था वह था मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई थी? बिहार में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी वर्ष 1971 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गोगा बिल पश्चिम बिहार बिहार के किस जिले में स्थित है? गोगा बिल पश्चिम बिहार बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बटेश्वर हिल्स कहाँ स्थित है? बटेश्वर हिल्स स्थित है भागलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 बार। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे राजनधारी सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व किया था? दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध में कार्यक्रम का नेतृत्व किया था सरला देवी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1946 में गठित संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36 सदस्य। अगला प्रश्न है, बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करने की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करने की आधिकारिक घोषणा की गई थी 22 मार्च को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार में उड़ीसा को अलग करने की आधिकारिक घोषणा गजट राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से किस क्षेत्र में चर्चित रहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय में। अगला प्रश्न देखते हैं, वे हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण 6 माह की जेल की सजा हुई। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों उपयुक्त कथन संबंधित है सरस्वती देवी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय लोकसभा में बिहार में रहे अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? भारतीय लोकसभा में बिहार में रहे अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं 6, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करते हैं? तो दोस्तों वह नदी हो जाएगी गंडक तथा कर्णमासा। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन तापमान मापने की इकाई नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि केल्विन, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट यह तीनों तापमान मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, एक पिंड का वजन डैश होता है? एक पिंड का वजन होता है ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों वह कारण है वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण उसकी ऊष्मा संचालन क्षमता को प्रभावित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तापीय चालकता। तापीय चालकता वह भौतिक गुण है जो कि संचालन क्षमता को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश अवशोषित होता है और आंख के रेटिना में विद्युत संकेतों में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों वह प्रक्रिया है अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ध्रुवीकृत धूप का चश्मा चकाचौंध को कैसे कम करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध है? गैस में तापमान और दबाव के बीच संबंध है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है? तो दोस्तों वह कारक नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर सी, तरंग का आयाम। तरंग का आयाम एक कारक है जो तरंग की गति को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तरंग में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ गति का संयोजन है? तो दोस्तों वह तरंग हो जाएगी सतही तरंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो दोस्तों वह रूप है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है? रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। अगला प्रश्न देखते हैं, गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोथर्मल्स। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेलाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों बारूद मिश्रण होता है गंधक तथा पोटेशियम का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन करें। एक तरफ दिया गया है व्यापारिक नाम और एक तरफ दिया गया है रासायनिक नाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही है। हाइपो का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट तथा नाइट्रेट का रासायनिक नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, जबकि गेलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड। अगला प्रश्न देखते हैं, सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाले पीले पट्टी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाले पीले पट्टी में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बेकिंग सोडा, धवन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर ये तीनों का प्रयोग पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समसूत्रण के द्वारा। समसूत्रण के द्वारा कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीन क्या है? तो दोस्तों जीन है डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन कोड करता है। अगला प्रश्न है, फलों, सब्जियां और साबुत अनाज में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइबर। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव शरीर में पाचक एंजाइम द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नींद एवं जगाने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेलाटोनिन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है? पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है पत्तियों का पीला पड़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन WBC की सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कोशिका है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिल में। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य क्या है? पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गनोरिया यानी कि सुजाक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय अपराधों से शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो दोस्तों मोढेरा गांव है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों जो शामिल नहीं है वह है श्री कपिल कपूर, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया जो इस प्रकार हैं, पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े तथा केवी विजयेंद्र प्रसाद जो कि फिल्म निर्देशक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है हिमाचल प्रदेश में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धरोड़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों वह राज्य है दिल्ली तथा पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं, चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान % हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए तथा सी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को सबसे झांकी का पुरस्कार दिया गया, ना कि उत्तर प्रदेश को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए MIRA यानी कि मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों वह फसल है बाजरा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्काई हॉक। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? तो दोस्तों वह देश है UAE, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिजी में। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी, एक परिवार तथा एक भविष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ड्रोन चलाया? तो दोस्तों वह देश है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपना प्यारा भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना % राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.4%। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो दोस्तों वह शीर्ष देश हैं सिंगापुर, मॉरिशस तथा UAE। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण जी को। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना प्यारा भारत देश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय बंगा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं।
इसका आयोजन गुजरात में किया गया। इसका शुभंकर शावक एक एशियाई शेर था। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन सही हैं। यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का आर्थिक विकास की दर 10.98% रही। आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.62 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से छठी अनुसूची में किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उबंध दिया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, नए राज्य के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों वह प्रक्रिया है संविधान संशोधन, साधारण विधायी प्रक्रिया तथा साधारण बहुमत। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अनुमानित है? तो दोस्तों वह अधिकार हो जाएगा बलपूर्वक श्रम का निषेध तथा बच्चों को कारखाना एवं खदानों में नियोजन का निषेध। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध सिद्धांत की भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह चारों के चारों कथन सही दिए गए हैं। नीति निषेध सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, जबकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निषेध तत्व निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा 1 से अनुच्छेद 78 में दिया गया है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। बी का मिलान हो जाएगा 2 से अनुच्छेद 67 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का पद की अवधि। सी का मिलान हो जाएगा 3 से अनुच्छेद 352 में दिया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और डी का मिलान हो जाएगा 4 से अनुच्छेद 75 में दिया गया है आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर लेते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किससे सलाह करता है? राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सलाह करता है राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल से तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज सूची के अंतर्गत। राज सूची में अभी जो कि 66 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी का। ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन से संबंधित मानते हैं। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की चर्चा अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो दोस्तों वह रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं,
मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सलाह ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26वां संशोधन, जो कि 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे। तो दोस्तों ऐसे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, शंकर दयाल शर्मा तथा आर वेंकट रमन। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों सुमेलित हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो कि विदेश भ्रमण से संबंधित है। पट्टा स्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के लिए जो कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11%। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16.21%। अगला प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.98%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 2.98% होने का अनुमान है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितने रहने का अनुमान है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15.24%। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया उसमें शामिल कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों सुमेलित हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है उसमें शामिल है सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास तथा वित्तीय क्षेत्र। थैंक यू।